नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2024 पैटर्न का 70 मार्क्स की जो एग्जाम होगी उसके बारे में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सीरियसली कह रहा हूं मैं, आज का जो सेशन है वो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आज के सेशन में मेरी हर एक बात को आपको याद रखना है और वही आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स में काम आने वाला है। अगर आपको फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स की जो एग्जाम है वो अगर आपको स्कोर करनी है तो आज का मेरा जो वीडियो है वो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। लास्ट तक आपको ये वीडियो जरूर देखना है। मैं सीरियसली कहता हूँ आपको, आपका आज का सेशन अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपको 70 मार्क्स की जो एग्जाम है उसमें आप स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के एग्जाम में। तो चलिए अब हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते। और एक बात, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और ऊर्जा मिलेगी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और आपके लिए और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम उसकी वीडियो भी लाने वाले, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा वो यूनिट नंबर 1 पे होगा 14 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 के ऊपर होगा 14 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसका मतलब है दोनों में से एक क्वेश्चन। इसका भी वही मतलब है कि एक तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के ऊपर हो गए 14 मार्क्स के लिए। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यूनिट नंबर 2 के ऊपर आएंगे क्वेश्चन इसमें 14 मार्क्स के लिए। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के ऊपर इनमें क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स के लिए। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 8, दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होंगे वो यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस आएंगे इसमें 14 मार्क्स के लिए। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए, वो यूनिट नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इन क्वेश्चंस में 14 मार्क्स के लिए। तो ऐसा आपके टोटल हो जाएंगे 17 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट, 17 मार्क्स हो गए। अब ध्यान से देखिए, जिन बच्चों को, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को 70 मार्क्स में से 70 मार्क्स में से सिर्फ 40 मार्क्स लाने, कितने मार्क्स लाने, सिर्फ 40 मार्क्स लाने, उन बच्चों ने ये जो 5 यूनिट है, 5 में से 3 यूनिट, 5 में से 3 यूनिट्स अगर परफेक्ट किए राइट, 5 में से 3 यूनिट परफेक्ट करना है, और एक जो यूनिट होगा उसके आपने आधे मतलब 50% भी क्वेश्चंस किए, 50% भी क्वेश्चंस किए तो भी चलेगा, और एक यूनिट आपको छोड़ देना है, एक यूनिट आपको छोड़ देना है माय डियर स्टूडेंट, नहीं करना है, छोड़ देना है एक यूनिट। मतलब 5 यूनिट में से 3 यूनिट्स के जो क्वेश्चंस, 3 यूनिट्स के क्वेश्चंस परफेक्ट कीजिए, और एक यूनिट के आधे क्वेश्चंस, एक यूनिट के 50% ही क्वेश्चंस कीजिए, मतलब आधे क्वेश्चन से कीजिए, और एक यूनिट भी छोड़ दिया तो भी आपको 70 में से 40 मार्क्स मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट। जिनको स्कोर करना है वो पूरे यूनिट्स के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। जिनको 70 मार्क्स में से सिर्फ 40 मार्क्स लाने, उन्होंने 3 यूनिट्स को परफेक्ट करना है, एक यूनिट के आधे क्वेश्चंस करने। आपके ऊपर है 5 में से कौन से भी 3 यूनिट परफेक्ट कीजिए, एक यूनिट के 50% क्वेश्चन कीजिए, किसी एक यूनिट के 50%, और किसी एक यूनिट 5 में से कौन सा भी यूनिट आप छोड़ सकते हो। अगर जिन बच्चों को, ये तो मैंने कहा 40 मार्क्स के लिए, जिन बच्चों को 40 मार्क्स में से सिर्फ 30 मार्क्स लाने, 30 मार्क्स लाने, और उनको कॉन्फिडेंस अगर होगा कि जो क्लास टेस्ट थी 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की, उसमें से कम अगर उन बच्चों को 12 मार्क्स मिल गए, ध्यान से सुनिए, जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा, पूरा जो सेशन है वो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, सीरियसली सुनिए। जिनको 30 मार्क्स में से 12 मार्क्स मिल रहे होंगे, मतलब जो बच्चे होंगे उनको कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे क्लास टेस्ट अच्छी गई है और 30 मार्क्स में से मुझे 12 मार्क्स तो इजी मिल जाएंगे, या फिर कुछ बच्चों को तो पता ही चल गया होगा कि 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स उन्हें मिल सकते हैं। तो जिन बच्चों को 30 मार्क्स में से मिनिमम 12 मार्क्स की गारंटी होगी तो हमें 12 मार्क्स मिल ही जाएंगे। उन बच्चों को अगर 70 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाने, क्योंकि
देखिए क्राइटेरिया कैसे, 30 मार्क्स में से आपको मिनिमम 12 मार्क्स चाहिए और 70 मार्क्स में से आपको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, 28 मार्क्स चाहिए। मतलब ये क्राइटेरिया होता है। अगर जिन बच्चों को 30 मार्क्स में से मिल गए समझो 5 मार्क्स, तो उन बच्चों को 70 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाने, दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 40 मार्क्स की होनी चाहिए। 70 में से कम 28 मार्क्स आपको लाने ही है, 20 मार्क्स आपको लाने ही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सुन रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा कि 70 मार्क्स में से उन्हें 12 मार्क्स मिल जाएंगे, उन बच्चों को 70 में 30 मार्क्स अगर चाहिए, 30 मार्क्स अगर चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ ध्यान से सुनिए, उन्होंने सिर्फ 3 यूनिट परफेक्ट करने, 3 यूनिट बहुत परफेक्ट कर लेने माय डियर स्टूडेंट, तो वो बच्चे आसानी से 70 में से 30 मार्क्स निकाल सकते। जिन बच्चों को 70 में से 40 मार्क्स चाहिए, उन बच्चों ने 3 यूनिट्स परफेक्ट करने, 1 यूनिट आधा ही करना है 50% क्वेश्चन करने, और 1 यूनिट छोड़ देना है। और जिन बच्चों को 70 में से 30 मार्क्स लाने, उन्होंने सिर्फ 3 यूनिट परफेक्ट करने, बाकी 2 जो यूनिट है वो छोड़ देने माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं करने 2 यूनिट। 3 यूनिट भी परफेक्ट किया, 3 यूनिट के कौन से भी 3 यूनिट के क्वेश्चंस कीजिए, आप आसानी से क्लियर हो सकते हो। तो क्राइटेरिया आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट। 30 मार्क्स में से 70 मार्क्स में से देखिए 30 मार्क्स में से जिन बच्चों को लग रहा होगा कि हमें 12 मार्क्स मिल जाएंगे, उन बच्चों को 70 में से 20 मार्क्स लाने हैं। मतलब वो बच्चे आराम से फिजिक्स क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि 30 में से मुझे 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, उन बच्चों को 70 में से 40 मार्क्स लाने हैं। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि मुझे 30 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं सर, तो उन बच्चों को 70 में से 35 मार्क्स लाने हैं। तो जिनको 40 मार्क्स तक मार्क्स लाने, 40 तक मार्क्स लाने, फॉर एग्जांपल 30 टू 40 के बीच में, 30 टू 40 मार्क्स के बीच में, मतलब 30, 31, 32, 35, 38, 39, ऐसे अगर जिनको मार्क्स लग रहे होंगे, उन्होंने ये पैटर्न कीजिए मेरा, आसानी से फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। और जिनको सिर्फ 30 मार्क्स लाने, 30 मीन्स 28 मार्क्स लाने, 29 या फिर 30 मार्क्स लाने, उन बच्चों ने सिर्फ 3 यूनिट के क्वेश्चंस परफेक्ट करने, बाकी 2 यूनिट छोड़ देने। अब हम आते अपने मेन पॉइंट के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपको एक जानकारी दे रहे हैं हम, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट लर्निंग ऐप, ये आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप एंड्रॉइड ऐप है डियर स्टूडेंट। इसमें आपको कोर्सेस मिलेगी M1 मैकेनिक्स, BEE और BXC का। ये जो ऐप है आप प्ले स्टोर पे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ये नाम भी डाल दिया आपने, तो भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप में से आप M1 मैकेनिक्स BEE BXC 2024 पैटर्न का कोर्स आप वहां से परचेस कर सकते हो। अगर आपको ऐप का लिंक भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है। बहुत इजी वे से मैंने M1 मैकेनिक्स BEE और BXC के आसान भाषा में आपको पढ़ा है, कैल्सी की ट्रिक्स भी बताइए और इजी स्टेप से आपको पढ़ा है। 100% आप वो कोर्स लेके M1 मैकेनिक्स BEE और BXC आसानी से कर सकते हो। कोर्स लेकर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर आपको इसके डेमो लेक्चर्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है डेमो लेक्चर्स की, वो भी आप देख सकते हो कि कैसे हमने पढ़ा है M1 मैकेनिक्स BEE और BXC। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डेमो लेक्चर्स की लिंक भी दे के रखी है और ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है डियर स्टूडेंट। तो आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट क्लियर करने M1 मैकेनिक्स BEE और BXC, तो आप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का जरूर कोर्स लीजिए डियर स्टूडेंट, और आपको आसानी से इसमें से आसानी से आपका स्कोर हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको, राइट। पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 के ऊपर, लेजर के बारे में आपको लेजर के बारे में आपको स्टडी करनी, पढ़ाई करनी। लेजर के बारे में आपको 4 पॉइंट्स आने चाहिए कि जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए लेजर के बारे में। और मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे आंसर में आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, डैश करके पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट डैश करके लिखे, दूसरा पॉइंट डैश करके लिखे, तीसरा पॉइंट डैश करके रखे, और चौथा पॉइंट भी डैश करके आपको लिखना है। पैराग्राफ में अगर आपने लिखा तो वो ज़्यादा
एग्जामिनर को या फिर जो पेपर चेक करते हैं उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं होता है। आप नए बच्चे इसीलिए बता रहा हूँ, आंसर लिखते वक्त आप डैश करके पॉइंट लिखे, डैश करके पॉइंट लिखे, राइट। ये तो मेरा था राइटिंग के बारे में आपको सजेशन। अब आते पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इज लेजर। लेजर के बारे में 4 पॉइंट की जानकारी रखिए, कौन से भी 4 पॉइंट की जानकारी आपको चाहिए। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको लेजर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। मतलब जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लेजर के आपको करनी है और लेजर के बारे में आपको पॉइंट लिखने। क्वेश्चन ऐसा अगर नहीं भी आया तो उसमें आपको चेक करना है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर है क्या, वो चेक करना है। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना है कि लेजर है क्या, क्वेश्चन में क्या चेक करना है, लेजर है क्या, और लेजर के बारे में जो कुछ पता है वो डायरेक्टली लिख देना है, और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर है क्या वो सिर्फ चेक करना है, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन लेजर। तो लेजर में आपको ये टर्म्स देखने, पहली टर्म में देखिए कोरंस लेंथ एंड कोरंस टाइम के ऊपर चेक करना है आपको, इसके ऊपर आपको पढ़ाई करनी, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट करने। देन एक्टिव मीडियम एंड एक्टिव सेंटर, इसके बारे में भी आपको 4 पॉइंट करके रखने। देन रेजोनेंट कैविटी के ऊपर भी 4 पॉइंट, मैंने बताया 4 पॉइंट सिंपल पॉइंट करके रखने। पॉपुलेशन इन्वर्जन के ऊपर भी 4 पॉइंट करके रखने। मतलब आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 नंबर और 7, ऐसे नहीं। मतलब आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स का मतलब क्या है, लेजर में आपको ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th और 6th, ये जो 6 पॉइंट है, 6 में से कौन से भी 2 पॉइंट आ सकते हैं। आ रहा है ना समझ में, मैं क्वेश्चंस आपको कैसे लिख के दे रहा हूं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन लेजर। मतलब लेजर में आपको ये जो 6 टर्म्स है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये जो 6 टर्म्स है इसमें से आपको कौन से भी 2 या फिर 3 टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सभी टर्म्स, जो 6 टर्म्स है आपकी, ये जो पहली है, ये दूसरी, तीन, तीसरी, चौथी, 5th और 6th, 6 टर्म आपको पढ़ाई करनी, 6 टर्म्स की, और 6 में से आपको कौन से भी 2 टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएगी या फिर 3 टर्म्स, ओके। देन आपको थर्ड क्वेश्चन में CO2 लेजर के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा। CO2 लेजर में आपको CO2 लेजर क्या होता है उसके 2 पॉइंट आपको करके रखने पहले, कि CO2 लेजर का डिफाइन या फिर क्या होता है CO2 लेजर का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें से 2 पॉइंट करके रखे। देन उसकी डायग्राम करके रखे, डायग्राम के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन वर्किंग, डायग्राम के ऊपर जो भी वर्किंग है, वर्किंग के 6 पॉइंट भी रहे तो भी चलेगा। और आपको एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, और एप्लीकेशन कौन से पूछे जाएंगे, एक तो आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड एप्लीकेशन पूछे जाएंगे या फिर इंडस्ट्रियल रिलेटेड एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। 4 पॉइंट आपको इसके भी करके रखने। मतलब CO2 लेजर में आपको डायग्राम ड्रॉ करके रखनी, उसकी प्रैक्टिस करें। डायग्राम के ऊपर आपको वर्किंग की जानकारी रखे, क्या वर्किंग होता है 6 पॉइंट में। और एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, और एप्लीकेशन कौन से पूछे जाएंगे, एक तो इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन पूछे जाएंगे या फिर इंडस्ट्रियल के, दोनों में से कौन सा भी एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा। दोनों नहीं पूछे जाएंगे, कौन सा भी एक, या फिर इंजीनियरिंग के पूछे जाएंगे या फिर इंडस्ट्रियल के, तो दोनों के 4 पॉइंट लर्न करके रखे। देन आपको नेक्स्ट है हेट्रोजंक्शन लेजर डायोड के ऊपर आपको 2 या 3 पॉइंट, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब क्या मीनिंग होता है हेट्रोजंक्शन लेजर डायोड का, उसके बारे में आपको पहले पढ़ाई करनी है, 2 या 3 पॉइंट। उसके बाद उसके डायग्राम, देन डायग्राम के ऊपर उसका वर्किंग प्रिंसिपल आना चाहिए आपको, और उसके एडवांटेजेस आपको लर्न करने हैं हेट्रोजंक्शन लेजर डायोड के बारे में। देन नेक्स्ट है व्हाट इज होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होती है, होलोग्राफी के ऊपर आपको 4 पॉइंट लर्न करके रखने, और उसके होलोग्राफी के आपको एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे। होलोग्राफी के आपको एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, एक तो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड या फिर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकॉर्डिंग रिलेटेड। मतलब एक तो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड आपको एप्लीकेशन होलोग्राफी के, या फिर रिकंस्ट्रक्शन आपका जो एप्लीकेशन होगा उसका आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, या फिर रिकॉर्डिंग के बारे में। मतलब ये तीनों के तीनों एप्लीकेशंस नहीं आएंगे दोस्तों। एप्लीकेशन के कितने टाइप से होलोग्राफी में, 3 टाइप्स के एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजिकल, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकॉर्डिंग। तो ये 3 टाइप के जो एप्लीकेशन, इसमें से कौन सा भी एक एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुने, एक एक बात मेरी ध्यान से सुने, फिजिक्स में काम आएगी, एक एक बात, सभी बातें सच होने वाली एग्जाम में। तो कृपया करके पूरा लेक्चर मेरा ध्यान से सुनिए, कोई भी आगे आगे मत करिए, पूरा सुनिए।
तो एप्लीकेशन में आपको एक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की पढ़ाई करनी है, रिकंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है, और रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। तीनों में से एक एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा होलोग्राम में यूजिंग लेजर। तो तीनों जो एप्लीकेशन है उसके 4-4 पॉइंट आपको लर्न करने, 4 पॉइंट इसके या फिर 4 पॉइंट इसके या फिर 4 पॉइंट इसके, तीनों में से एक एप्लीकेशन आ सकता है। देन 6 नंबर है, आपको डिफाइन करना है, मतलब डेफिनेशन आपको करनी, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन करके रखे, एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस कोण की डेफिनेशन, न्यूमेरिकल एपर्चर की डेफिनेशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। और आपको प्रोपोगेशन करना है लेजर का, प्रोपोगेशन ऑफ लेजर के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। इन सभी के आपको फॉर्मूले लर्न करने, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आता ही है माय डियर स्टूडेंट, 100% आपको प्रॉब्लम आता है इसके ऊपर। क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन फॉर्मूला, एक्सेप्टेंस एंगल डेफिनेशन फॉर्मूला, एक्सेप्टेंस कोण डेफिनेशन फॉर्मूला, न्यूमेरिकल एपर्चर डेफिनेशन फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, और प्रोपोगेशन ऑफ लेजर ए थियोरेटिकल कंसेप्ट, इसके बारे में भी आपको इसके बारे में भी आपको पढ़ाई करनी है। तो डेफिनेशन आप तो मतलब सभी के तो डेफिनेशन नहीं आएंगे, मतलब आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से कौन से 4 पॉइंट्स की डेफिनेशन आ सकती है, 6 में से, तो 6 पॉइंट्स करके रखे। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने जो 6 पॉइंट्स आपको दे के रखे, ये 6 पॉइंट्स की आपको डेफिनेशन मतलब उसके बारे में पढ़ाई करके रखे, फॉर्मूले भी करके रखे। 6 में से कौन से भी 4 पॉइंट की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है और इसके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसके बारे में 4 पॉइंट्स पढ़ाई करके रखे, 4 पॉइंट्स की। और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आपको पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक सिंगल मोड और मल्टी मोड टाइप का पहला टाइप होता है ऑप्टिकल फाइबर का, और दूसरा होता है स्ट्रेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स के। तो ये जो पहला टाइप है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में आपको सिंगल मोड और मल्टी मोड जो भी ऑप्टिकल, इसके बारे में आपको डिफरेंस भी करके रखे, और इसका डिफरेंस भी क्या तो भी आप एक्सप्लेनेशन करते वक्त डैश डैश करके 4-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। मतलब डिफरेंस अगर किया आपने सिंगल मोड और मल्टी मोड का, तो एक्सप्लेनेशन में भी आप वही डिफरेंस के पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब 6 पॉइंट्स करके रखे डिफरेंस के, 6 या फिर 4 पॉइंट्स भी मिनिमम के डिफरेंस के, इसके और इसके 4 पॉइंट डिफरेंस के, दोनों का डिफरेंस करके रखे। अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया तो वही डिफरेंस के पॉइंट वन बाय वन एक्सप्लेन कर दीजिए। आया समझ में। नेक्स्ट है व्हाट इज अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन क्या होता है, 4 पॉइंट करके रखे। अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके भी 4 पॉइंट करके रखे। और फैक्टर अफेक्टिंग एटेन्यूएशन, मतलब कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं एटेन्यूएशन के लिए, वो भी करके रखे। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन तो मतलब एक तो आपको व्हाट इज अटेन्यूएशन आ सकता है, या फिर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट आ सकता है, या फिर आपको फैक्टर अफेक्टिंग अटेन्यूएशन, मतलब जो 3 कंसेप्ट मैंने बताई अटेन्यूएशन के बारे में, अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग अटेन्यूएशन, तीनों में से कौन सा भी एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक तो फैक्टर अफेक्टिंग अटेन्यूएशन आ सकता है, या फिर व्हाट इज अटेन्यूएशन, या फिर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट आ सकता है। तो आप तीनों की पढ़ाई करके रखे, तीनों में से कौन से भी 2 पॉइंट्स आपको पूछे गए तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो कौन से भी 6 पॉइंट्स करके रखे, 6 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने कि क्या होते हैं एडवांटेजेस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे यूनिट नंबर 1 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस आपको पढ़ाई करनी, इन्हीं क्वेश्चंस के आपको पढ़ाई करनी। 101% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यूनिट नंबर 1 के ऊपर। जो भी 14 मार्क्स आपके होते हैं वो 14 मार्क्स आपके आज ही पक्के हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है आपको, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है आपको, और सारी चीजें ध्यान से सुनिए, सिर्फ लिखना नहीं है, सारी चीजें ध्यान से सुनिए एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए यूनिट नंबर 2, तो माय डियर स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 में आपको पहला क्वेश्चन करना है स्टेट डी ब्रुगलीज हाइपोथेसिस। तो ये आपको पहले इसके ऊपर आपको पहले पढ़ाई करनी है, डी ब्रुगलीज हाइपोथेसिस। और इसके बारे में आपको डेरिवेशन आएगा डी ब्रुगली वेवलेंथ
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर काइनेटिक एनर्जी। मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी, और उसके आपको दो टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं, दो टाइप्स के डेरिवेशन होते हैं इसके। एक तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर एक तो आपको डेरिवेशन आ सकता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी ई, मतलब दोनों में से एक तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड बाय, एक तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन आएगा, या फिर आपको काइनेटिक एनर्जी ई का डेरिवेशन आ सकता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पहले एक्सप्लेन कर लीजिए, इसके ऊपर आपको पहले पढ़ाई करनी, और उसके बाद उसके जो दो डेरिवेशन है, एक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में से आपको दोनों पढ़ाई करके रखने, दोनों डेरिवेशन की, मगर आएगा एक ही डेरिवेशन आपको आएगा माय डियर स्टूडेंट। सेकंड देखिए यहाँ पे, सेकंड एक्सप्लेन नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रूडिंगर इक्वेशन। तो आपको नीड एंड सिग्निफिकेंस आपको इस इक्वेशन का, स्क्रूडिंगर इक्वेशन का नीड भी और सिग्निफिकेंस भी आपको लर्न करके रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्क्रूडिंगर्स इक्वेशन, तो इसके बारे में आपको पढ़ाई करके रखने और आपको डिराइव करने, मतलब डेरिवेशन करना है। एक तो आपको स्क्रूडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट का आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है, या फिर टाइम इंडिपेंडेंट का आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, मतलब आपको क्या होता है स्क्रूडिंगर्स इक्वेशन पहले लर्न करना है, पढ़ाई करने, उसके बाद आपको डिराइव मीन्स डेरिवेशन आ सकता है। एक तो स्क्रूडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट का डेरिवेशन आ सकता है, या फिर आपको टाइम इंडिपेंडेंट का इक्वेशन आ सकता है। तो स्क्रूडिंगर्स इक्वेशन के बारे में लर्न करिए, उसके बाद उसके दो टाइप्स के डेरिवेशन होते हैं। पहला डेरिवेशन होता है स्क्रूडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट, और उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये दो टाइप्स के डेरिवेशन होते हैं स्क्रूडिंगर्स के, तो दोनों में से आपको एक आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्वांटम, देखिए व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग और एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, ये आपको पढ़ाई करके रखनी। कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक तो प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, और आपको एक्सप्लेन करनी है कंसेप्ट क्वांटम कंप्यूटिंग में। ध्यान से सुनिए, पहली कंसेप्ट है QBIT, ये कंसेप्ट पहले करने, देन सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट, और आपको पोटेंशियल एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के। तो आपको कौन कौन सी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं, या तो आपको QBIT नाम की कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट की पोजीशन आपको पूछी जा सकते, या फिर आपको पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक तो QBIT के बारे में, या तो सुपरपोजिशन के बारे में, या फिर पोटेंशियल एप्लीकेशंस आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के करके रखने हैं। देन आपको कंपैरिजन करके रखना है क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको वेव फंक्शन क्या होता है, या फिर मैथमेटिकल कंडीशन वेव फंक्शन की, वेव इक्वेशन की, मतलब आपको वेव फंक्शन होता क्या, और उसके ऊपर आपको एक डेरिवेशन भी आ सकता है वेव फंक्शन के ऊपर, व्हाट इज वेव फंक्शन, और मैथमेटिकल कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन के आपको मैथमेटिकल कंडीशन भी पूछे जा सकते, मतलब डेरिवेशन, वेव इक्वेशन के बारे में डेरिवेशन, या फिर व्हाट इज वेव फंक्शन, या फिर आपको प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है मैटर वेव्स की, तो मैटर वेव्स के आपको प्रॉपर्टीज करके रखनी, या फिर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिए, ये पूरा का पूरा जो फिफ्थ है उसमें आपको ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या आ सकता है देखिए। पहले तो आपको व्हाट इज वेव फंक्शन, वेव फंक्शन के बारे में 4 पॉइंट करके रखे, फिर मैथमेटिकल कंडीशन करके रखे, वेव इक्वेशन के बारे में डेरिवेशन करके रखे, या फिर आपको प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी मैटर वेव्स की, कौन सी भी 4 प्रॉपर्टीज करके रखे मैटर वेव्स की, या फिर आपको सेपरेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये तो था मेरा यूनिट नंबर 2 के बारे में मोस्ट IMP क्वेश्चंस 14 मार्क्स के लिए माय डियर स्टूडेंट। पढ़ाई करके रखे, आसानी से स्कोर होगा। आर्यभट्ट के जो भी क्वेश्चन है वही कीजिए, आपका 100% स्कोर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, इसमें आपको क्या होता है वेज शेप्ड थिन फिल्म क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ाई करने, और आपको ड्रॉ करने इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म, इसके बारे में आपको इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म, इसके बारे में आपको राइट पढ़ाई करने।
इसमें आपको और एक ऐड कर लीजिए कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस, इसके बारे में भी आपको लर्न कर लीजिए, व्हाट इज इंटरफेरेंस क्या होता है, या फिर आपको वेव शेप थिन फिल्म के बारे में, और इंटरफेरेंस इन वेव शेप थिन फिल्म इसके ऊपर आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके रखने, और आपको इसकी कंडीशंस मैक्सिमम और मिनिमम, एक तो आपको व्हाट इज इंटरफेरेंस आ सकता है, या फिर व्हाट इज वेव शेप थिन फिल्म आ सकता है, या फिर इसकी डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर इसकी कंडीशंस पूछी जा सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इंटरफेरेंस इन थिन पैरेलल फिल्म रिफ्लेक्टेड सिस्टम, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन करने, इसकी डायग्राम ड्रॉ करके रखने, और आपको कंडीशन इसके लिए भी मैक्सिमा और मिनिमम कंडीशन आपको इसका डेरिवेशन करना है। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस, और देन इसके बाद वेज शेप्ड थिन फिल्म के बारे में आपको 4 पॉइंट लर्न करने, इसकी जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको ड्रॉ करनी वेज शेप्ड थिन फिल्म, और इसके ऊपर जो कंडीशंस आती है मैक्सिमम और मिनिमम की वो करके रखे। सेकंड पॉइंट है आपका इंटरफेरेंस इन थिन पैरेलल फिल्म, राइट, इंटरफेरेंस इन थिन पैरेलल फिल्म इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, इसके बारे में आपको डायग्राम और इसके 4 पॉइंट, और इसकी भी आपको कंडीशन करनी मैक्सिमम और मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन पूछे जा सकते इंटरफेरेंस के, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस कौन कौन से एप्लीकेशन पूछे जा सकते, ARC एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, ARC के बारे में आपको पढ़ाई करके रखने, या फिर आपको डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस, मतलब आपको 2 टाइप्स के एप्लीकेशन है, एक तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग और दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस। दोनों में से दोनों एप्लीकेशंस के आपको 4 पॉइंट आपको करके रखने माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन आपको लर्न करने, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पोलराइजेशन के, पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, CPL, EPL और PPL। तो ये 5 टाइप है, 1 2 3 4 5, तो पांचों आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछे जा सकते, मगर पांचों में से कौन से भी 2 या फिर 3 आपको टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएंगे। तो आपको ये पांचों टाइप्स पहले आपको इसका पढ़ाई करके रखे, पांचों टाइप्स की, पोलराइज्ड की, अनपोलराइज्ड की, CPL, EPL और PPL की, पांचों में से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और आपको देखिए सेपरेट क्वेश्चन मैंने लिया है, एक्सप्लेन मैलूज लॉ, एक्सप्लेन मालूज लॉ, तो ये भी लॉ आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, फोर्थ में मैंने क्या क्या लिखा, व्हाट इज पोलराइजेशन, ये करके रखे 4 पॉइंट। देन टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन कौन से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5। और आपको सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स, इनके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है, पांचों में से कौन से भी 2 या फिर 3। तो आप सभी पांचों टाइप्स का पढ़ाई करके रखे, और उसके बाद आपको मालूज लॉ एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे टॉपिक्स की पढ़ाई करनी है मैं वो भी बता रहा हूं, और कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो भी आपको टेक्निक बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। 5th नंबर पे आपको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन करने पोलराइजेशन, तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन इसकी पढ़ाई करनी है। और कौन कौन से इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है देखिए, पहले LCD है, दूसरा कम्युनिकेशन एंड रडार है, और तीसरा 3D मूवीज है। 3D मूवीज में आपको प्रोजेक्शन और रिकॉर्डिंग, ये 2 टाइप्स होते हैं 3D मूवीज में। तो ध्यान से सुनिए, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन में आपको ये तीनों के ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर आपको ये तीनों की पढ़ाई करके रखे, तीनों में से आपको कौन से भी 1 या फिर 2 एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो LCD के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, LCD के ऊपर आपको 4 पॉइंट्स लर्न करके रखने, या फिर कम्युनिकेशन एंड रडार, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसके भी 4 पॉइंट आपको करके रखने, या फिर 3D मूवीज के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन में। तो 3D मूवीज में आपको पहले प्रोजेक्शन के ऊपर 4 पॉइंट करके रखे, और रिकॉर्डिंग के ऊपर भी आपको 4 पॉइंट करके रखने माय डियर स्टूडेंट। तो आपको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन में LCD, कम्युनिकेशन एंड रडार और 3D मूवीज के ऊपर आपको पढ़ाई करनी है, और सभी तीनों में से आपको कौन सा भी 1 पॉइंट आ सकता है, LCD, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में से आपको कौन सा भी 1 पॉइंट आ सकता है। तो तीनों की पढ़ाई करके रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन के बारे में आपको 4 पॉइंट्स की पढ़ाई करके रखे, और इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है जियोमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, मतलब आपको डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो पूछा जा सकता है, और एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है कि जियोमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल, इसके ऊपर आपको
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको ह्यूजेंस थ्योरी इन डबल रिफ्लेक्शन। एक तो आपको ये टॉपिक या फिर ये टॉपिक, डबल रिफ्लेक्शन में आपको दो टॉपिक्स लर्न करने, ज्योमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल इसके ऊपर और ह्यूजेंस थ्योरी। तो दोनों में से आपको कौन सा भी एक टाइप, एक तो ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है या फिर इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, दोनों में से कौन सा भी एक टाइप आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, मगर आप दोनों पढ़ाई करके रखिए ताकि आपको दोनों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन आया तो फिर भी लिखते आना चाहिए। तो ये तो था मेरे डियर स्टूडेंट यूनिट नंबर 3 के ऊपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, अब हम यूनिट नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर। तो फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको पहले पढ़ाई करनी, उसके बाद आपको ड्रॉ करनी पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं दो टाइप के, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो आपको देखिए डियर स्टूडेंट, फर्मी लेवल सेमीकंडक्टर के आपको एक्सप्लेन करने पहले इसके 4 पॉइंट पहले लर्न कर लीजिए। उसके बाद आपको ड्रॉ करनी पोजीशंस ऑफ फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कभी कभी आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आज पूछा जा सकता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जगह आपको पी टाइप या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा जाएगा। तो इसके पोजीशन भी आपको ड्रॉ करनी और इनके ऊपर आपको डेरिवेशन भी आता है, तो वो डेरिवेशन भी आपको लर्न करके रखना है और उसके थ्योरेटिकल पोजीशंस भी आपको ड्रॉ करके रखनी फर्मी लेवल्स की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के लिए, या फिर पी टाइप या फिर एन टाइप। एक तो पी टाइप आएगा, एन टाइप आएगा, या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आएगा। उसके बाद आपको विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपको पहले लर्न करना है, देन एक्सप्लेन करना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आपको करके रखने इनटू कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आपको ये क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर, या फिर आपको और करके क्वेश्चन आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एंड एक्सप्लेन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड बैंड गैप एनर्जी। तो मतलब ये सभी टॉपिक्स की पढ़ाई करके रखे। तो इन शॉर्ट आपको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ाई करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ाई करनी है, या फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये भी देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ही यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, या फिर इनटू कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। दोनों क्वेश्चंस आपके एक ही है, इसका भी आंसर एक ही और इसका भी आंसर एक ही, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, राइट, और या फिर बैंड गैप एनर्जी। तो ये करके रखे। देन थर्ड है आपको सोलर सेल्स के बारे में 4 पॉइंट करके रखने, क्या होते हैं सोलर सेल और उसकी डायग्राम क्या आपको ड्रॉ करनी है, और डायग्राम के ऊपर आपको वर्किंग भी उसके ऊपर लिखना है, डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेनेशन, IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको ड्रॉ करनी है और एक्सप्लेन करते आनी चाहिए, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कौन सा, एक तो सोलर सेल क्या होता है उसके बारे में 4 पॉइंट, या फिर सोलर सेल की डायग्राम आपको ड्रॉ करते आनी चाहिए, उसका वर्किंग भी आपको आनी चाहिए, या फिर IV कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आपको लर्न करके रखना है, और आपको डिफाइन भी करके रखना है इफिशियंसी क्या होती है, और फिल फैक्टर ऑफ सोलर सेल। मतलब कौन कौन से, मतलब पूरा तो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, तीसरा जो क्वेश्चन है पूरा नहीं आएगा। एक तो आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा इफिशियंसी या फिर फिल फैक्टर, ये पहला। एक तो आपको IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा, एक तो आपको सोलर सेल की डायग्राम और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, या फिर व्हाट इज सोलर सेल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सोलर सेल क्या होता है वो पढ़ाई करें, डायग्राम ड्रॉ करके रखे, उसका एक्सप्लेन, उसके डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेनेशन करके रखे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें, और डिफाइन इफिशियंसी करके रखे, और फिल फैक्टर भी करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करने होंगे 4 वेज बाय विच द इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल कैन बी इम्प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपको करके रखना है कि एक्सप्लेन 4 वेज, ऐसे कौन से 4 वेज है जो कि इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल आपकी इंप्रूव हो सकती है, क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा पीएन जंक्शन डायोड का, और उसमें आपको शो करना होगा फर्मी लेवल्स वेन फॉरवर्ड बायस के लिए, जीरो बायस के लिए, या फिर रिवर्स बायस के लिए। तो आपको तीनों तो नहीं पूछे जाएंगे, एक तो तीनों भी पूछे जाएंगे, या फिर
ये दो पूछे जाएंगे या फिर ये दो पूछे जाएंगे, मतलब तीनों में से कौन से दो भी पूछे जाएंगे या फिर तीनों के तीनों ही पूछे जाएंगे। तो आपको ये भी क्वेश्चन करके रखना है कि पीएन जंक्शन डायोड आपको ड्रॉ करनी है और उसमें आपको शो करनी है फर्मी लेवल्स व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस के लिए, जीरो बायस के लिए या फिर रिवर्स बायस के लिए। तीनों में से तीनों भी पूछे जाएंगे या फिर तीनों में से दो। नेक्स्ट है आपको हॉल इफेक्ट क्या होता है, हॉल इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ाई करनी और आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा हॉल वोल्टेज के लिए या फिर हॉल कोएफिशिएंट के लिए। तो आपको हॉल इफेक्ट क्या होता है वो और डेरिवेशन पूछा जा सकता है। एक तो आपको हॉल वोल्टेज का आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा या फिर हॉल कोएफिशिएंट का आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी और आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स की एक्सप्लेन करनी, मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर प्रॉपर्टीज है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, उसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक, इसके ऊपर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, फ्लॉ डिटेक्शन एंड थिकनेस मेजरमेंट। तो इन दोनों में से कौन सा भी एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आपको पूछा जाएगा। तो दोनों के आपको 4-4 पॉइंट लर्न करके रखते हैं, 4-4 पॉइंट, राइट। तो एक तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तो आपको व्हाट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसके ऊपर आ सकता है, या फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज आ सकती है, या फिर आपको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक ये पूछा जा सकता है। और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कौन कौन से, फ्लॉ डिटेक्शन और थिकनेस मेजरमेंट, ये दो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, इसमें से कौन सा भी एक एप्लीकेशन आपको पूछा जाएगा। तो दोनों के आपको 4-4 पॉइंट करके रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो ये क्वेश्चन करके रखे अल्ट्रासोनिक वेव के ऊपर। और नेक्स्ट आपको एडवांटेजेस और एप्लीकेशन पूछे जा सकते, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आपको एडवांटेजेस या फिर एप्लीकेशन पूछे जा सकते एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये तो थे मेरे डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 4 के बारे में। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस। देखें यूनिट नंबर 5 में आपको पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज नैनो पार्टिकल्स, तो नैनो पार्टिकल्स के बारे में। और आपको प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है नैनो पार्टिकल्स की। आप प्रॉपर्टीज कौन कौन से देखिए, 4 टाइप्स की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। तो चारों प्रॉपर्टीज में से कौन सी भी एक प्रॉपर्टी आपको पूछी जाएगी। तो एक तो आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी और सभी की आपको 4-4 पॉइंट एक्सप्लेन करके रखने, 4-4 पॉइंट सभी के आपको एक्सप्लेन करके रखने। एक तो आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं या फिर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं नैनो पार्टिकल्स की, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है नैनो पार्टिकल्स की, या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसा नहीं है कि आपको व्हाट इज नैनो पार्टिकल्स और एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स ऐसे डायरेक्टली आएगा और ये चारों की आएगी, ऐसी नहीं। व्हाट इज नैनो पार्टिकल्स और एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल, मतलब एक तो आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, मैकेनिकल, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। तो 4 टाइप से चारों के आपको प्रॉपर्टीज लर्न करके रखनी, पढ़ाई करके रखे। चारों में से कौन सी भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक टॉपिक के ऊपर प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। नेक्स्ट सिंथेसिस मेथड्स आपको पूछी जाएगी नैनो पार्टिकल्स की। तो सिंथेसिस मेथड्स कौन कौन सी है, बॉल मिलिंग और फिजिकल वेपर डिपोजिशन। तो ये सिंथेसिस मेथड की पढ़ाई करके रखिए। दोनों में से कौन से भी एक मेथड के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकता है, इनके भी 6-6 पॉइंट करके रखिए, 6 पॉइंट करके रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पूछा जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आपको पूछा जाएगा। तो कौन कौन से एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी के, देखिए ऑटोमोबाइल है पहला, एनवायरमेंटल एंड एनर्जी है दूसरा, मेडिकल फील्ड है तीसरा और इलेक्ट्रॉनिक्स है चौथा। तो देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चारों पूछे जाएंगे? नहीं, एप्लीकेशन आपको नैनो टेक्नोलॉजी के आपको चारों में से एक टाइप के ऊपर कौन से भी, एक तो ऑटोमोबाइल के एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने के लिए इसके 4 पॉइंट करके रखे, इसके भी 4 पॉइंट करके रखे, मेडिकल फील्ड के भी 4 पॉइंट करके रखे और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के भी 4 पॉइंट करके रखे। तो एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में आपको एक तो ऑटोमोबाइल्स के पूछे जाएंगे, या फिर एनवायरमेंटल और एनर्जी के बारे में पूछे जाएंगे, या फिर मेडिकल फील्ड के बारे में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको चारों की पढ़ाई करके रखने, चारों में से आपको एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी।
और आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब कंपैरिजन पूछा जा सकता है टाइप 1 एंड टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स। तो एक तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा गया टाइप 1 एंड टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स, तो आपने जो भी डिफरेंस के पॉइंट करके रखे वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो 1 बाय 1 ऐसे नीचे, राइट, डैश डैश करके। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है और आपको डिफरेंस करके रखना है टाइप 1 एंड टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स। डिफरेंस भी किया आपने। अगर आपको डिफरेंस नहीं पूछा गया और एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया टाइप 1 एंड टाइप 2 सेमीकंडक्टर, तो ऐसे डैश डैश करके वो जो डिफरेंस के पॉइंट आपने लिखने वो आपने पहले टाइप 1 सेमीकंडक्टर नाम डाले, डिफरेंस के पॉइंट लिखे 1 बाय 1, देन टाइप 2 सेमीकंडक्टर लिखे और उसके भी डिफरेंस के पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको सुपर कंडक्टिविटी की, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी में आपको ये जो 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 में से आपको कौन से भी 2 पॉइंट आपको 2 या फिर 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएंगे। सुपर कंडक्टिविटी में ये 5 में से पहला कौन सा है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, मेसनर इफेक्ट, क्रिटिकल करंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। इन पांचों में से आपको कौन से भी 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएंगे। तो आपको पहले सभी की पढ़ाई करके रखनी, पांचों पॉइंट्स की पढ़ाई करके रखे, पांचों पॉइंट्स की पढ़ाई करके रखे। इन पांचों में से आपको कौन से भी 2 या फिर 3 पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको डीसी एंड एसी जोसेफसन इफेक्ट। तो डीसी और एसी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा डीसी एंड एसी जोसेफसन इफेक्ट इन ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको एक्सप्लेन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन करना होगा प्रिंसिपल, आपको मैग्लेव ट्रेन का ये प्रिंसिपल आप करके रखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको स्क्विड, SQUID, इसके बारे में आपको वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, मतलब स्क्विड क्या होता है उसकी डायग्राम और उसके एप्लीकेशन आपको करके रखने। ये तो मेरे डियर स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लियर हो सके, स्कोर हो सके आपकी वजह से। शुक्रिया।